नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आपको दूसरी विंडो में दिख रहे हैं रमनीक सिंह मान। पहली बार धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पर हैं, इसलिए मैं उनका आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। रमनीक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम लोग साथ सत श्री कई अकाल, बार नमस्ते जयंत सर। जय जय, आपका भी बहुत बहुत सत श्री अकाल। अगर हम ये कहें कि हम लगातार जयपुर डायलॉग में मिलते रहे और अलग अलग पर, लेकिन आज पहली बार न्यूज पॉइंट पर मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। दरअसल एक धन्यवाद। बातचीत तो हम लोग आपसे आपके अनुभवों का वो फायदा लेना चाह रहे थे, लेकिन एक घटना बांग्लादेश की हो गई है। ये जो घटना हुई है, इसका कोई निहितार्थ आपको दिखता है कि जिस तरह से वो शख्स लगातार हिंदुस्तान, हिंदू और तमाम चीजों के खिलाफ आग उगल रहा था जब से शेख हसीना के साथ तो शेख हसीना के तख्ता पलट में वो भी मेन कैरेक्टर्स में से था। उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी मौत के बाद जिस तरह की हिंसा अखबार से लेके तमाम लोगों तक, और आखिर में हिंसा का नजला हमेशा हिंदुओं पर फूटता है, तो वो फूट भी रहा है। तो आपको ये घटना क्या दिखती है, क्या बताती है? देखिए, 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला तो देखिए, जो इस्लामिक फोर्सेस हैं बांग्लादेश के अंदर, खास तौर पे जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के द्वारा बैक्ड जो संगठन है, उसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। और अभी जो आपने बातें कही हैं, उसमें क्या है कि क्विक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस फरवरी में बांग्लादेश के अंदर ड्यू हैं इलेक्शंस होने। और ये इलेक्शंस का वायदा इंटरिम गवर्नमेंट ने, यूनिस सरकार ने जब से आया है तब से यूनिस ने कहा है, क्योंकि वो खुद को अपने आप को चीफ एडवाइजर कहता है। वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता, वो अपने आप को बांग्लादेश का शासक नहीं कहता, बल्कि डी फैक्टो इन इफेक्ट वो शासक ही है और अनइलेक्टेड। जैसा कि आम हालात में हम देखते हैं कि किसी जमहूरियत में, किसी डेमोक्रेसी में, किसी देश में जहाँ पे प्रजातंत्र है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद लोग अपना फ्रेंचाइज इस्तेमाल करते हैं और अपनी सरकार को चुन के लेके आते हैं। तो दो चीजें इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण और निकल के आती हैं। पहला ये कि जब आपने आपका नेटवर्क शायद नहीं आ रहा पा है। रहे हैं जी जी, अब वीरेंद्र आवाज भाई। आ रही है आपको? आपको हाँ, मेरी आवाज आ रही तो थी? हाँ, आ रही है, आ रही है। तो उसमें भी शेख हसीना ने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हालात आज की डेट में बन रहे हैं या पनप रहे हैं, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वेव करने के लिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा देने के लिए और खुद को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है यूनिस के द्वारा। तो ये जो हत्याकांड है, और ये आपको अभी और ज्यादा दिखेंगे। आपने पहले जो 6 महीने हैं यूनिस सरकार के, उसके अंदर 700 से अधिक जो क्राइम अगेंस्ट हिंदूज हैं उनको रिकॉर्ड करके यूएस कांग्रेस में भी सबमिट किया गया था। और एक वॉचडॉग जो है, ग्लोबल वॉचडॉग है, वो भी इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर मसला ये है कि इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। और भारत को, जिसको चाहिए कि हिंदुओं के हित में, हिंदुओं के हक में बात करे, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमने ये जरूर कह दिया सीएए के माध्यम से कि कोई भी भारत में आ सकता है, परंतु जिस देश में वो रहते हैं वहां पे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको लेके हमारे पास कोई कानून भी नहीं है। आप इसको चैलेंज को कोई ऑप्शंस देखते हैं? ये कंटिन्यूटी में है, ये कोई आज की बात नहीं है। हम लोग इस मामले में बार बार लगातार फेल होते रहे हैं। आपको लगता है कि अभी ये जो हिंसा होगी, आपने एडवाइजरी जारी कर दी कि सब लोग अपनी जगह में रहें, ये रहें, और वो सब हिंदुस्तानियों के लिए है, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको सिर्फ हिंदू होने की कीमत का जो निरंतर हर्जाना भरना पड़ रहा है 47 के बाद से, आज तक की सरकारों पर उनकी कोई जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं? हिंदुस्तान की सरकारों पर उनका कोई ऋण है या नहीं, या कोई मानवता उनके लिए है या नहीं? नहीं, देखिए, सीएए का कानून जो है वो बनाया इसलिए था कि भारत की कहीं ना कहीं संवैधानिक जिम्मेवारी भी थी हिंदुओं, सिखों
और बौद्धों के प्रति जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारतीय धर्म उनके प्रति है, तो इसीलिए ये कानून बना था। पर जो मजबूरियां हैं वो ये हैं कि आपने जैसे कल देखा कि चट्टोग्राम में जो डिप्टी हाई कमिश्नर है भारत के, उनके घर के ऊपर आक्रमण हो गया, उनके घर के ऊपर अटैक हो गया। और पहले तो पुलिस वहां पे मूक दर्शक बन के देखती रही जब तक वो पत्थर इकट्ठा हुए, वहां पे ढेर लगाया, और जब पत्थरबाजी शुरू हुई उसके बाद पुलिस हरकत में आई। और ये ऐसे ही कुछ हालात जो है हमने ढाका में देखे। तो ना सिर्फ हिंदुओं को, भारतीय मूल के लोगों को भी वहां पे, यहाँ तक कि डिप्टी हाई कमिश्नर जो है या जो हमारे हाई कमिश्नर है उनको भी टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा। और बिल्कुल ठीक किया भारत ने रिस्पॉन्स में कि वीजा सर्विसेज जो है वो बंद कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं। तो वैसे भी अधिकांश बांग्लादेशी जो भारत में आते हैं वो बिना वीजा लिए आते हैं, उनको वीजा सर्विसेज की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। तो ये तो केवल लेजिटिमेट जो आना चाहते हैं उनके लिए वीजा सर्विस है। बॉर्डर बड़ा पोरस है, जब मर्जी चल के पार आ सकते हैं। जहां तक आपका प्रश्न था कि क्या भारत की कोई जिम्मेवारी है या नहीं, हाँ निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। क्या क्या वीरेंद्र भाई, ऑप्शंस आपको दिखते हैं? आपको क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं? देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो मिलिट्री इंटरवेंशन का होता है, जैसे 1971 में इंटरवेंशन किया था मुक्ति वाहिनी के समय पे, पर उस वक्त हमारे पास लोकल सपोर्ट था। आज की डेट में भी अगर आप ये मान के चलें कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इसमें जो सपोर्ट है, अधिकांश सपोर्ट जो है वो हिंदुओं से प्राप्त होता है। और इसीलिए जो है वो उनकी पार्टी को भी और हिंदुओं को भी एक साथ टारगेट किया जा रहा है, ताकि दो तीन चीजें उससे अचीव कर ली जाए। पहला, हिंदुओं का मोरल तोड़ दिया जाए, उनके संख्या बल घटा दिया जाए, और उनको एज ए पॉलिटिकल फोर्स या एज ए पॉलिटिकल एंटिटी या उनके राजनीतिक शक्ति को, उनके जो राजनीतिक क्षमता है उसको कमजोर कर दिया जाए। तो ये जो प्रयास है ये निरंतर बांग्लादेश में चल रहा है। और अगर आप बांग्लादेश को, जब से बांग्लादेश होंद में आया है, जब से एग्जिस्टेंस में आया है, तब से अगर आप देखेंगे तो निरंतर जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो राइज पे है, और हिंदू पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन पे है। चाहे वो माइग्रेशन के कारण हो, चाहे वो किलिंग्स के कारण हो, चाहे वो कन्वर्जन्स के कारण हो, या चाहे वो वहां पे ड्यूरेस के कारण हो, यानी कि जबरदस्ती उनको कन्वर्ट किया जाए उस कारण से। तो इसके अंदर क्योंकि ऑप्शंस भारत के लिए बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जिसकी रिपरकशंस होती हैं, जिसके जिसके मतलब अगर आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, उसको अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर काफी उसके नतीजे जो हैं वो भुगतने होते हैं। अब भारत, ये हो सकता है कि हम पुनः जिस तरह 71 में मुक्ति वाहिनी खड़ी की थी, वैसे ही हिंदू वाहिनी वहां पे खड़ी की जाए। हिंदू वाहिनी के माध्यम से कुछ क्षेत्र है, जैसे चट्टोग्राम है, हाँ, और भारत के साथ बॉर्डर के साथ लगते हुए कुछ एरिया है, चिकन नेक का इलाका है, वहां पे लिबरेट किया जाए, वहां पे हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, हम अपने हितों की रक्षा करें, हम हिंदुओं के हितों की रक्षा करें। और वैसे भी जो चट्टोग्राम हिल ट्रैक्स हैं, ये 47 में तो डिक्लेयर थे कि ये भारत का हिस्सा बनेंगे, बट समहाउ चट्टोग्राम हिल ट्रैक्स हिंदू डोमिनेटेड होने के बावजूद बांग्लादेश का हिस्सा बने। और नहीं तो इनको त्रिपुरा के साथ जुड़ के, और वो जो इलाका है वहां पे भारत का हिस्सा होना था। तो ये भी एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त भारत का बंटवारा हुआ, उस वक्त लॉर्ड रैटक्लिफ ने आके जो लकीर खींच दी, उस लकीर को मान लिया भारत ने, तस्लीम कर लिया एज बॉर्डर। आप देखिए कि आज भी अफगान जो है वो डूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं कि साहब हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा है। तो ऐसे ही भारत के अंदर भी हम जब अपना राष्ट्रगीत गाते हैं तो हम कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो उसमें पंजाब का भी हिस्सा हमारे पास नहीं है, सिंध तो हमारे पास है ही नहीं। आधे से ज्यादा पंजाब जो है वो आज भी पाकिस्तान में है। तो कुछ एक हमारे अधिकार हैं। तो अब बंगाल की बात होती है, द्राविड़ उत्कल बंगा, बंगा का भी इलाका जो है, बंगाल भी आधा जो है वो बांग्लादेश में चला गया। बाकी हिस्टोरिकली हमने कई चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया, और हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने जमहूरियत को एक्सेप्ट किया क्योंकि हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, और सनातन धर्म का जो सिद्धांत है
वो उसके ऊपर हम लोग आज भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा चल रहे हैं। और चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये दोनों देश जो हैं, इनके अंदर चूंकि एक शासक का या एक छत्र राज का या एक व्यक्ति के राज का कंसेप्ट जो है वो ज्यादा लोगों को सूट करता है, बजाय जमहूरियत के, बजाय डेमोक्रेसी के, बजाय बजाय लोकतंत्र के। तो आप वही चीजें दोनों देशों में देख रहे हैं कि डी फैक्टो रूलर जो है, चाहे वहां पे आसिफ मुनीर हो या यहाँ पे मोहम्मद यूनुस हो, तो आप वही देख रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की दोनों ही मुल्कों में चीज नहीं है। और वही कारण है कि एट्रोसिटीज हो रही हैं, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। और वही कारण है कि जिस प्रकार की खबरें हम देख रहे हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से इमिट हो रही हैं, यही यही उसके पीछे का कारण है। दरअसल बांग्लादेश में जो आप बता रहे थे कि किस तरह से एक इंटरनेशनल वो भी है, भारत की दिक्कत ये भी है कि वो एक बांग्लादेश इस समय एक और ऐसा देश बन गया जो रेंटेड इकोनॉमी चला सकता है, यानी जिसको दूसरा देश रेंट दे सकता है। अमेरिका उस तरफ है, दूसरी ताकतें उस तरफ है। वो कौन सा है, उनका एजेंडा क्या है, आखिर वो बांग्लादेश को क्यों चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप प्लीज भारत को जरा गौर से देखिएगा और भारत के आसपास के जो देश हैं उनको आप गौर से देखिएगा। आप पाएंगे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को लाया गया और इमरान खान को हटाया गया। उससे पहले इन्होंने अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया, वहां पे तालिबान को इंस्टॉल किया। इन्होंने श्रीलंका में रिजीम चेंज किया, इन्होंने मालदीव में रिजीम चेंज किया, इन्होंने नेपाल में रिजीम चेंज किया, इन्होंने बांग्लादेश में रिजीम चेंज किया। इनका बेसिक टारगेट जो है भारत है। ये चाहते हैं कि किसी प्रकार भारत में एक सरकार, एक सत्ता ऐसी आए, एक ऐसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया जाए जिसके माध्यम से हम एक कालखंड के अंदर अंदर अगले 15 से 20 साल 25 साल के अंदर भारत के टुकड़े कर सके, भारत को तोड़ सकें, ताकि उनको एक बड़े और संयुक्त भारत, एक बड़े देश के साथ डील ना करना पड़े। उनको छोटी छोटी 20 रियासतों के साथ डील करना पड़े, जिनके साथ वो आराम से निगोशिएट कर सके और उसको आराम से बेंड कर सके और अपनी मर्जी से चीजों को मनवा सके। उसी श्रृंखला में इन्होंने बांग्लादेश को भी एक रिजीम चेंज के अंदर लिया। और बांग्लादेश के अंदर से जो चाहते हैं वो यही है, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है बांग्लादेश ने पीछे एक मैप रिलीज किया जिसके अंदर भारत की जो 7 सिस्टर, 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं हम, उनको बांग्लादेश का या ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। अब जिससे देखिए, ना पिद्दी का शौरबा, ये जिस मुल्क से अपना इंटरनल हालात नहीं संभल रहे हैं। और ये तो भारत की मनमानसी है कि भारत ने अभी तक इसमें इंटरजेक्ट नहीं किया, अभी तक भारत ने आके इसमें कदम नहीं उठाए। नहीं तो बांग्लादेश एयरफोर्स है या बांग्लादेश नेवी है, उसको खत्म करना भारत के लिए चंद मिनटों का काम है, घंटे भी नहीं लगेंगे, मिनटों में। आपने देखा कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत ने पाकिस्तान जैसे एडवर्सरी को घुटनों पर लगा दिया था, कुछ मिनटों में, महज मिनटों में। उनके 11 ABS रिश्ता नाबूद कर दिए, उनके रडार सिस्टम्स को डेड कर दिया। तो उसका तो 10% भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बांग्लादेश के पास नहीं एग्जिस्ट करता। पर बांग्लादेश चूंकि एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन ऐसी है, बे ऑफ बंगाल के बीच में बैठता है, बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो एक ऐसी लोकेशन है जिससे कुछ कंट्रीज को लिवरेज मिलता है। और वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाते भारत के इस खित्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर एक ईस्टर्न फ्लैंक जो है भारत का, उसको कवर करके रखना और भारत को वहां से चेकमेट करना। और कभी भी अगर उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को, उनको सुरक्षित करना हो, तो उनके पास जगह भी हो, उनके पास लोग भी हो और उनके पास एक फ्रेंडली रिजीम भी हो जो उन्हें इंस्टॉल कर रखी है। पर हकीकत यह है कि बांग्लादेशियों ने जिस वक्त, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे या लोग थे, उन्होंने जो ख्वाब लेके, जो बात सोच के ये रिजीम चेंज किया था, मैं समझता हूँ कि 30 से 40% बांग्लादेशियों को आज भी ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि उनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो शेख हसीना की ही है, वो इलेक्ट होके आई थी। और मैं समझता हूँ कि लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, ये करने में उनसे गलती। उन्होंने अपने देश को डिस्टेबलाइज किया, जिस तरीके से टाका की कीमत कम हुई है, जिस तरीके से धीरे धीरे बांग्लादेश की जो कपड़े की इकोनॉमी है
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बांग्लादेश का, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। जिस तरीके से जो दीनदारी है बांग्लादेश के ऊपर, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वेस्ट की हो, वो बड़ी है। और जो एलिगेशंस हम सुन रहे हैं पिछले एक साल में, जिस प्रकार के एलिगेशंस यूनुस के ऊपर लगे हैं कि उन्होंने किस तरीके से बांग्लादेश को खोखला कर दिया खा के, और जो एलिगेशंस उनके ऊपर करप्शन के हैं, और जो एलिगेशन, देखिए जब एक छत्र राज होता है, जब कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता, तो उस वक्त जो आलम है वो ये है कि आपको ना कोई टोकने वाला, कोई ना रोकने वाला कोई। तो उस नाते से मैं समझता हूँ कि द क्लॉक इज टिकिंग। मोहम्मद यूनुस के लिए भी वक्त बहुत कम बचा है, और सेंस ऑफ रियलाइजेशन बांग्लादेशियों के अंदर आ चुकी है। बांग्लादेश एक बार फिर दोबारा उबाल की तरफ है, और इस बार जो निशाना है वो मोहम्मद यूनुस की सरकार के लोग हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से निरंतर वहां पे रेजिग्नेशन आ रहे हैं, जिस तरीके से जो लोग मोहम्मद यूनुस के साथ आए थे उसका साथ छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो ये दर्शाता है कि ये डूबता जहाज है जिसमें से चूहे कूद कूद के अब साथ छोड़ रहे हैं। नरेंद्र भाई, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिख रही है रमनीक जी। क्योंकि आप देखिए जो जुलूस है, जो नारे हैं, जो वहां आईएसआई का कंट्रोल बढ़ा है, जिस तरह से वहां सेना अध्यक्ष पाकिस्तान का वहां पहुंचा है, और जो पहले मांग भी थी कि साहब माफी मांगेंगे, वो धीरे धीरे कहीं हवा में उड़ गई। जमाते इस्लामी वो है जो पाकिस्तान से टूटने का विरोध कर रही थी, पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सर्चलाइट में मदद कर रही थी। अब वो सरेआम, मतलब उन पर बैन था इतने समय से, अब वो सरेआम पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कौन नहीं बची? जिसने वो बांग्लादेश बनाया था। वहां क्या हो रहा है, जिस बांग्ला भाषा की बात की जा रही थी वो कहीं हवा में उड़ गई, वो कहीं कोई नहीं रही। और धीरे धीरे इस्लामिक जो जिहाद वाला आइडिया है, आप देखेंगे चाहे वो छात्र स्टूडेंट थे या जो दूसरी पार्टियां थी, वो तो सब उस तरफ जा रही हैं। तो मान लीजिए अगर यूनुस हटता भी है तो आपको बहुत कुछ लीवरेज मिलेगा, ऐसा कोई दिखता है आपको क्या? नहीं, देखिए, परिस्थितियां जब भी आप इन चीजों को देखते हैं ना, तो हम इनको आज के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, इनको आज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और वाजे भी है, होना भी ऐसा ही चाहिए कि जब आप किसी सिचुएशन को देख रहे हो तो उसको आपको करंट सिचुएशन देखना चाहिए कि आज हावी कौन है, आज किसका पलड़ा भारी है। पर सच्चाई ये है कि जो अंडर करंट है, जो एक अंडर फोर्स है, वो बांग्लादेश के अंदर आज भी लैंग्वेज को लेकर ये लोग बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ, धर्म ने कहीं ना कहीं लैंग्वेज को सुपरसीड करने का प्रयास किया है। और जो पहले भी एक प्रयास था जमात इस्लामी का शुरू से, कि ऐसे भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान वाली जो बात है, तो भाई हम पहले इस्लाम को आगे रखें और उसके बाद भाषा को। पर जो जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है बांग्लादेश में आज भी आम बांग्लादेशी के लिए, वो बंगाली भाषा ही है, वो उसकी लैंग्वेज ही है। और आपने कहा कि सेना अध्यक्ष हैं पाकिस्तानी आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उन्होंने आके विजिट किया है बांग्लादेश को। तो वो रिजीम जो चाहेगी, रिजीम अकॉर्डिंगली करेगी। परंतु उसका जो लॉन्ग टर्म जो उसका रिपरकशन है, या जो उसके परिणाम है, अभी वो दिखने शुरू नहीं हुए। अभी तो शॉर्ट टर्म में जो भी हो रहा है, मतलब कहने का ये, अगर मैं इसको देसी भाषा में समझाऊं आपको, तो इस वक्त आप बीज बोते हुए देख रहे हैं, अभी फसल काटते हुए नहीं देख रहे। अभी फसल काटने में समय है, और जब फसल काटने का समय आएगा तब भी आप वो समय देखेंगे, तब भी आप देखेंगे और आप पाएंगे कि जिस प्रकार का इन्होंने बीज बोया है, ये फसल काटनी इनके लिए असंभव हो जाएगी। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर। और जो ऑप सर्चलाइट की बात करी आपने, या आपने जो एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ बंगालियों का, बांग्लादेशी आज भी नहीं भूले उसको। हाँ, ये जरूर है कि एक सेंटिमेंट, एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है एंटी इंडिया वहां पे। और उस एंटी इंडिया नैरेटिव को भारत बहुत जिसे कहते हैं संयम से काम ले रहा है, और राइटली सो। क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में पेशेंस विल पे ऑफ, और ये जितना भी पिछले एक साल सवा साल के अंदर इन लोगों ने प्रपंच रचा है, दैट विल फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस। आपके सामने होगा, आपके सामने होगा ये। अच्छा, आप देखेंगे कि भारत फिर जीतेगा, और ये जो डिविजिव इस्लामिक फोर्सेस हैं ये हारेंगे।
तो आप पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान इतना ज्यादा दांव लगा रहा है क्योंकि वो अपने फ्रंट को तो खो चुका, ये तो वो देख चुका कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भले ही उसके प्रधानमंत्री भी ये कहने लगे होंगे हमने 7 प्लेन गिराए, फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद उनका कहीं दूसरा लेक्चर होता है तो उसमें कहते हैं 6 गिराए। तो अभी तो उनकी गिनती पूरी नहीं हो पा रही, अल्फाबेटी वो मुझे लग रहा भूल गए होंगे। लेकिन बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश तक आते आते उनको एक बड़ा बूस्ट अप मिला होगा। और भारतीय रणनीति जो 1971 की थी, कम से कम अगर हम जनता की बात करें, आप तो ठीक है, आप सुधी हैं, आप तमाम चीजें देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, लेकिन जनता को लग रहा है कि 1971 में जो भारत हासिल कर सकता था पाकिस्तान से और बांग्लादेश के अंदर, जो आपने अभी कहा कि चिटगोंग और उस तमाम इलाकों को अगर देखकर एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया बनाया जाता या कुछ इस तरह का, तो आप 71 से 71 में भारत की गलती या भारत की स्ट्रेटेजिक भूल, गलती नहीं कहना चाहिए, एक थोड़े से लंबा देखने की प्रवृत्ति, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वापस जो आने के लिए कम से कम उसको आप ये कहेंगे कि उसने अपने पत्ते अब तो अच्छा खेल रहा है, कम से कम आज की डेट में तो आप कह सकते हैं नहीं? देखिए, ये नजरिया है, सबका अपना अपना नजरिया है। एवरीवन हैज अ राइट टू ओपिनियन। पहली चीज तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। अब बात आई भारत के कई सारे ऐसे निर्णय हैं जिनके साथ मैं सहमत नहीं था 1971 के, विशेष तौर पे चाहे वो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश से हम शुरू कर लेते हैं। अभी 16 दिसंबर गुजरी है, 16 दिसंबर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश था। उस दिन बांग्लादेश को आजादी प्राप्त हुई थी। और आपको याद होगा कि 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक की पतलूनें उतारी गई थी, हमने अपने 53 हमने अपने 53 जो पीओडब्ल्यूज हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, हम अपने उन 53 लोगों को अपने घर नहीं ला पाए थे। 93,000 हम इनके वापस कर गए थे। जो फौज ने जमीन पे जीता था वो शिमला समझौते में हमने टेबल पे गवा दिया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल ब्लंडर रहे हैं भारत के इतिहास में, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी बेवकूफाना मतलब बातें हैं, बट हम उनको सेलिब्रेट आज भी करते हैं कि साहब 71 में हमने जो कर सकते थे वो ना करके जो नहीं करना चाहिए था उसकी तरफ हम बढ़े। तो खैर, बहरहाल जो हो चुका वो इज डन, बट हमको अपने इतिहास से सेध लेनी चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपने आप को एक मर्सनरी स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर चुका है, और ये आज से नहीं, काफी समय से। क्योंकि इनकी जो फौज की प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति है, वो यही है कि आर्मी फॉर हायर, आप पैसा दीजिए, डॉलर फेंकिए और काम करवाइए। अभी कैच 22 सिचुएशन में नया नया भी फंसा है। अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान के लिहाज से ये चीज सही होगी, हाँ, तो उन्होंने बैलेंस बनाने के एक आपको याद होगा, बड़ा फेमस कोट था आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर ने कहा था कि इंडिया डज नॉट नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इन चाइना एंड यूएसए। तो अब पाकिस्तान ने चाइना और यूएस के बीच में बैलेंस कर लिया है। अब इनके पास आदेश बार बार आ रहा है कि साहब आप चलिए और स्टेबलाइजेशन फोर्स के रूप में आप गाजा में तैनात हुई है। अब गाजा में अगर ये तैनात होते हैं, इनको अगर गाजा में लोगों को मारने पड़ गया जैसा इन्होंने पहले मारा है ब्लैक फ्राइडे में, हाँ, तो जब इन्होंने मारा है तो इन्होंने 72,000 के लगभग फलस्तीनी तब भी मारे थे। अब ये दोबारा बैकलैश को इंटरनल ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? अब इनकी कैजुअलिटी सिचुएशन ये है, डिप्लॉयमेंट में जाते हैं वहां पे, और वहां पे अगर कैजुअलिटीज होती हैं तो इंटरनल इनके लिए इशू खड़ा होता है। नहीं जाते तो जो रिलेशन उन्होंने फोर्ज किया है, जो एक आपने वार्मथ देखी, एक जिस प्रकार से वॉशिंगटन डीसी में बुला के और व्हाइट हाउस में बुला के इसको लंच ऑफर किया जा रहा है आसिम मुनीर को, तो वो सारी चीजें जो हैं, दे लूज लिवरेज विद प्राइम मिनिस्टर, विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो कैच 22 सिचुएशन में तो इन्होंने खुद को अपने आप को बचाया है, और ये शॉर्ट साइटेडनेस ही है। देखिए, आसिम मुनीर ने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट फॉर पॉलिटिशियंस, कि हम राजनीतिकों के लिए अगर राजनीति छोड़ दें, बहुत सीरियस प्रोफेशन है, ये उनके लिए छोड़ नहीं सकते। और ऐसी ही एक कमेंट जो है वो एक टाइम पे नवाज शरीफ ने की थी कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस फॉर जनरल्स टू हैंडल। तो ये अब सच्चाई, हाँ, ये सच्चाई ये है कि सामने चीजें आ रही हैं, ये इन्होंने अपने हिसाब से ट्रैप तो ले किया, पर ये खुद उस ट्रैप में जाके फंसे हैं।
अभी इनको पहले तो स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इनके पास चारा नहीं है। और उसके बाद जो इंटरनली इम्प्लोड होगा पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में हर बार ये होता है कि जितनी बार इनके पास कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है इंटरनल, उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं कि ये एक इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे। ये पहलगाम, उड़ी, या ये आपका पठानकोट साइंस है, संसद जो पठानकोट, हाँ, भी। ये कोई ना कोई पुलवामा, कोई ना कोई दे विल पुल समथिंग ऑफ ऑन इंडिया। उसके बाद क्या है कि दे विल से कि साहब देखिए ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और वो हमारे को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दे विल डाइवर्ट अटेंशन। बट दिस टाइम इंडिया हैज टेकन इट वन स्टेप फर्दर। हम लोगों ने क्या है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत मेजर्ड था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बड़ा प्रिसाइज था। और हमने कहा भी कि साहब हम यहीं तक एस्केलेट करना चाहते थे, इसके बियॉन्ड अगर आप चाहेंगे तो वी विल एस्केलेट, नहीं तो हमारा रिस्पॉन्स यहीं तक था। तो दे वांटेड टू गो फॉरवर्ड। जब आतंकी ठिकानों पे भारत ने अटैक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब हम तो इसका बदला लेंगे क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर आपने अटैक किया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने एयरबेस रुकवाए, अपने रेडार सिस्टम्स खत्म करवाए और अपने आप को एक्सपोज दिखा दिया कि भाई हम बैठी हुई बतख हैं, वी आर सिटिंग डक्स, यू कैन कम इन हंट अस डाउन। और वो हुआ भी है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मिलिट्री पावर्स में भारत ने अपने आप को ग्लोबली एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है इन ऑपरेशंस के बाद, तो वो शायद एक फुल स्केल वॉर के बिना हो नहीं सकता था। और ये बड़ा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ भारत के लिए कि जिसमें आप बिना फुल स्केल वॉर पे गए हुए आपने वो रिजल्ट्स आपने 84 घंटे में या 90 घंटे के अंदर अंदर आपने हासिल कर लिए, जिससे दुनिया ने आपका लोहा भी मान लिया। आपने अपने एडवर्सरी को, अपने दुश्मन को नीचे भी लगा दिया, उसको आपने शिकस्त भी दे दी और उसको फिर एक सीज फायर के लिए आगे बढ़ के आना भी पड़ा। और वो ग्लोबल एम्बैरेसमेंट जो है वो आपके दुश्मन के लिए बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एज अ नेशन स्टेट वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। आखिरी सवाल रमनी भाई, कि आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, एक तो कई बार ये लगता है कि बांग्लादेश अगर इस रास्ते पर बढ़ता है तो हम अपने आसपास एक सीरिया देखेंगे अगर वो इस रास्ते पर जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ताकत के साथ अब वापस कर पाएंगे उन तमाम जो इस्लामिक फोर्सेस हैं, क्योंकि वो दुनिया का इतिहास बताता है जिस कंट्री में वो बढ़ी हैं वापस होना बड़ा मुश्किल हुआ। इजिप्ट या काहिरा हम लोग अक्सर एक उदाहरण देखते हैं, वरना तो बाकी तमाम जगह पर हमने आज तक वापसी होते हुए बहुत मुश्किल देखा। आपके पास वो ज्यादा उसके बारे में जानकारी होगी। दूसरा, आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीति जो बांग्लादेश के हालात हैं वो हिंदुस्तान में बंगाल की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं? आपसे एक सवाल। देखिए मैं दो बातें आपको बड़े वाज़ेह बता के चलूं कि बांग्लादेश के अंदर ना अभी अपॉर्चुनिटी बिजनेस की, ट्रेड की, डेवलपमेंट की एक जो बांग्लादेश की मैशियत है उसको हम पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश के अंदर बहुत पोटेंशियल है क्योंकि पाकिस्तान से बेटर इकोनॉमिक कंडीशन बांग्लादेश की थी जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट हुई। उससे पहले ढाका के अंदर जो अगर आप, एक स्ट्रीट है मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उस स्ट्रीट के ऊपर दुनिया के जो तमाम बड़े ब्रांड्स हैं उन सब के ऑफिसेज थे वहां पे और सारे बड़े ब्रांड्स ढाका से ऑपरेट करते थे। और टका जो है वो पाकिस्तानी रुपए से ऊपर ट्रेड करता था। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं खुशहाली देखी हुई है। बांग्लादेश ने ये रिजीम चेंज से पहले कुछ कुछ सक्सेस जो किसी मेजर तक देखा हुआ और स्टेबलाइज बांग्लादेश को करना, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ भारत का भी था कि जिस तरीके से हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट इनको एक्सटेंड करके रखा। इनको चाहे फूड सिक्योरिटी हो बांग्लादेश की, चाहे फ्लड रिलीफ का काम हो, चाहे बांग्लादेश के साथ लैंड स्वैप हो, हमने हर एक वो प्रयास किया जिससे कि एक स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव और एक डेवलपिंग बांग्लादेश जो है वो भारत के नेबरहुड में रहे। वो जो चीज है वो कई वेस्टर्न कंट्रीज कह लीजिए और इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनके प्ले बुक में वो चीज नहीं फिट होती। पर मैं नहीं समझता कि सीरिया की तरह मेल्ट डाउन के स्टेट में बांग्लादेश को हम जाने देंगे।
इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यूनिस स्टेप्स आउट, या ये यूनिस के साथ वो होगा जो यूनिस जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जो नेपाल में जेनजी ने सत्ताधारियों के साथ किया है वो बहुत दूर नहीं है कि यूनिस के साथ किस दिन आपको खबर मिल जाए कि यूनिस को जो है वो गलियों में घसीट के जो है गद्दाफी की तरह मार दिया। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप खबर कभी सुन लेंगे। बस इसमें आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट शैल रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन इट। जब तक बाहर की ओर से, भारत की ओर से एक हल्का सा धक्का नहीं लगाया जाता तब तक यूनिस की सरकार टिकी रहेगी। बस एक छोटे से धक्के की जरूरत है भारत की ओर से, जिसकी अभी कमी है, और मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अंदर से बांग्लादेश इम्प्लोड कर रहा है, जैसे पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड कर रहा है, ये अपने भार के नीचे ही दबेंगे। और पाकिस्तान तो खैर टूटने के कगार पे है, और पाकिस्तान का तो आप मान के चलिए कि बहुत लंबा समय भी नहीं रह गया है। पाकिस्तान विल ब्रेक इन फैक्शंस, बट बांग्लादेश विल एग्जिस्ट, विल थ्राइव इन अ वेरी डिफरेंट वे। जैसे हालात में आप आज देख रहे हैं बांग्लादेश, ऐसे नहीं। बांग्लादेश विल बी ए फ्रेंडली कंट्री टू इंडिया, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और क्या इसका असर पड़ेगा, आखिरी सवाल का दूसरा हिस्सा, क्या बंगाल की राजनीति में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत ही क्लोजली निट है, ये बहुत क्लोज है। अगर हम लोग जब भी बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस बातचीत में कहीं ना कहीं हमारा बंगाल जरूर हिलता है। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल है, इसको थोड़ा दर्शक इसको जानना चाहेंगे, नहीं, इसलिए देखिए आप। क्या है कि अभी जो एसआईआर का जो एक्सरसाइज सारा चल रहा है, इसमें बहुत बड़ी जो संख्या बांग्लादेशियों की है वो रिपेट्रिएट हुए हैं, वो वापस बांग्लादेश गए हैं। और जब तक ये यहाँ पे थे, आप बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश के जो पश्चिम बंगाल के अंदर दंगे हुए, जिसके अंदर हिंदू मारे गए या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मारे गए, वो काम जो है, हैंडी वर्क जो है वो इस्लामिक फोर्सेस का, वो बांग्लादेशियों का ही काम था। तो भारत के अंदर तो इसका निरंतर असर पड़ रहा है और पड़ेगा भी। और आने वाले समय में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पानी जो है वो बंगाल से, बिहार से बहता हुआ बंगाल जाता है, तो ये खैर इसमें कोई संदेह तो मेरे को भी नहीं है कि इस बार बंगाल के अंदर इतना आसान, इतना सहज इलेक्शन नहीं रहेगा दीदी के लिए। परंतु जो बांग्लादेश के अंदर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक सेध जो एक सेकुलर जमात भारत के अंदर हिंदू जमात थी, उनको भी दिख रहा है कि ये जो एक ट्रस्ट उन्होंने पोज किया था वो मिसप्लेस था ट्रस्ट उनका। और डेमोक्रेसी, जमहूरियत यानी कि प्रजातंत्र जैसी विश्व में कोई चीज नहीं है। और जब आपके निजी अधिकारों का हनन होता है, जब आपकी आवाज को दबाया कुचला जाता है, उस वक्त आपके पास सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो आपके वोट की ताकत होती है, वो जमहूरियत की, वो डेमोक्रेसी की ताकत होती है। इसलिए डेमोक्रेसी का जिंदा रहना बनिस्बत किसी भी और विचारधारा के बड़ा महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आपका जो आखिरी प्रश्न का आखिरी हिस्सा था कि क्या बांग्लादेश की परिस्थितियों का बंगाल पे असर पड़ेगा या वाइस वर्सा, जी, दोनों तरफ असर पड़ता है और पड़ेगा, निरंतर पड़ता है। और खास तौर पे दो कारण, एक तो क्लोजली निट सोसाइटी और दूसरा बॉर्डर फोर्स है। और वो जो फ्री फ्लो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, वो जब तक कम नहीं होगी, और जब तक ये पूर्वोत्तर के अंदर, असम के अंदर भी कम नहीं होगी, तब तक ये असर का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। धन्यवाद रमनीक भाई, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट को आपने अपने विचारों से यहाँ नवाजा और तमाम दर्शकों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों की तरफ से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समय समय पर यहाँ जरूर आप साथ मेरा अपना मिलते रहिए। चैनल है और आप निरंजन भाई, जी मेरा जी अपना चैनल है, आप मेरे भाई हो। जब आपका आदेश होगा, आपका आदेश सिर माथे भाई, जब जी आप जी आदेश करेंगे धन्यवाद। आपके साथ। आपके इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद रमनीक भाई इस बातचीत के लिए। आपसे फिर मुलाकात सत होगी। श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद साहब। जय हिंद।